हेलो डियर स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन के अपने मेरे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया था और कहा था जो मेरा नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा एवोल्यूशन का, उसमें हम लोग एविडेंसेस डिस्कस करेंगे। एविडेंसेस में नंबर ऑफ एविडेंसेस हैं, पैलेंटोलॉजी से है, एम्ब्रियोलॉजी से है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी से है। इन एविडेंसेस को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ मुझे करना है अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में देखें तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब जब से ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद लाइफ स्टार्ट हुई है तब से लेकर के अभी तक जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं उसे हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल शॉर्ट में जीटीएस कहते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत थोड़ा सा डिस्कशन दिया है और बाद में जो एनसीईआरटी ने अपने डायग्राम्स दिए हैं उसमें इसके बारे में दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट में इसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बच्चों पहले एरा है, फिर पीरियड है, फिर इपोक है। सबसे बड़ी यूनिट एरा, फिर पीरियड, फिर इपोक। किन किन एरा में डिवाइड किया गया है? एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये सारे एरा हैं। यस, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। याद करने के लिए जो निमोनिक्स हम लोगों ने बनाया है सभी के फर्स्ट लेटर आप ले लो तो हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एम सी। एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। जो ए स्क्वायर पी है ये एरा किसी भी पीरियड में डिवाइडेड नहीं है, मतलब एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक एरा किसी भी पीरियड में डिवाइडेड नहीं है। सबसे पहला एरा जो पीरियड में डिवाइडेड है वो है पैलियोजोइक। कौन कौन से पीरियड है? कैम्ब्रियन, आर्डोवीजियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन, ये सारे पीरियड्स हैं। तो पैलियोजोइक के जो पीरियड है कैम्ब्रियन, आर्डोवीजियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस और पर्मियन। याद करने का बच्चों फार्मूला है कॉस डीसीपी। कॉस डीसीपी सभी के मैंने पहले वर्ड ले लिए हैं, कॉस डीसीपी। फार्मूला बनाते समय ये याद रखना चाहिए कि ऐसा भी फार्मूला नहीं बनाना है कि उसे याद करने के लिए हम अलग से टाइम दे, ये तो और एक डफरपन वाली बात हो गई। तो जो आप फार्मूला जो बनाओ, जो चीज़ें दिख रही है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो। मीजोजोइक, तो मीजोजोइक में है ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसका याद करने का फार्मूला है तिवारी। तिवारी से क्या होगा? ट्राइएसिक, जुरासिक से जी और क्रिटेशियस से चले, तिवारी जी चले, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। और जब हम सीनोजोइक पढ़ते हैं, सीनोजोइक में दो पीरियड हैं, टर्सरी और क्वाटरनरी। टर्सरी और क्वाटरनरी, तो टर्सरी के लिए टी और क्वाटरनरी के लिए क्यू, मतलब हो जाएगा थैंक यू से याद कर सकते हो, थैंक यू आजकल अपन शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक ये एरा है। ए स्क्वायर पी एरा को किसी पीरियड में डिवाइड नहीं किया गया है। पैलियोजोइक एरा को कॉस डीसीपी में डिवाइड किया गया है। मीजोजोइक को तिवारी जी चले में डिवाइड किया गया है और सीनोजोइक लास्ट हम आपसे थैंक यू कह रहे हैं, टर्सरी क्वाटरनरी में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब है बच्चों जब प्रोटीरोजोइक खत्म होगा और पैलियोजोइक शुरू होगा, पैलियोजोइक एरा का पहला पीरियड कौन सा होगा? कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन के बाद आर्डोवीजियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस, पर्मियन। और जब पर्मियन खत्म होगा तो मीजोजोइक का पहला कौन सा स्टार्ट होगा? ट्राइएसिक। लास्ट इसका क्रिटेशियस होगा। सीनोजोइक का पहला कौन सा होगा? टर्सरी। और राइट नाउ अभी कौन सा चल रहा है? क्वाटरनरी। तो इस तरह से हमें एरा, पीरियड और इपोक के बारे में याद रखना है इन शॉर्ट में, तो इसे आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में प्रॉपर। आगे जब अपन चार्ट पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। नाउ आई एम कमिंग ऑन माय टॉपिक दैट इज एविडेंसेस। एविडेंसेस बहुत सारे एविडेंसेस हैं। एनसीईआरटी ने पहला एविडेंस ले रखा है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल्स क्या होते हैं?
जब किसी पर्सन की, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जो उसके हार्ड पार्ट है, जो बॉडी के रिमेन्स रॉक में प्रेजेंट है, उन्हीं को फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स को सबसे पहले चार्ल्स लायल ने डिफाइन किया था। चार्ल्स लायल ने फॉसिल्स को डिफाइन किया था कि फॉसिल्स होते क्या हैं। एनसीईआरटी में क्या लिख रहे हैं? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म। फॉसिल्स हार्ड पार्ट हैं जो लाइफ थी पहले, अब उनके जो रिमेन्स हैं उनके हार्ड पार्ट्स हैं। फाउंड इन रॉक्स, यस ये रॉक्स में प्रेजेंट है। फॉसिल्स आर फाउंड इन विच रॉक? इसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि फॉसिल्स किस रॉक में प्रेजेंट होते हैं। 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन विच रॉक? नेक्स्ट दे आर राइटिंग रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो रॉक हैं वो सेडिमेंट बनाएंगे, अर्थ सरफेस का क्रस्ट बनाएंगे, मतलब नंबर ऑफ लेयर फॉर्म करेंगे। इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। दे आर सिंपली सेइंग कि अगर रॉक है तो रॉक की नंबर ऑफ लेयर होंगी, सेडिमेंट के डिपोजिशन से बन रही है। तो इस लेयर में जो फॉसिल्स है, जो ओल्ड फॉसिल होगा वो नीचे वाली लेयर में होगा, जो न्यू फॉसिल होगा वो ऊपर वाली लेयर में होगा। तो फॉसिल्स अपने अकॉर्डिंग सेडिमेंट होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं ऑन द लेयर ऑफ रॉक। दिस इज अबाउट द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। यहाँ पे मैंने ह्यूमन स्कल का और ये डायनासोर के स्कल का डायग्राम दे रखा है। नेक्स्ट इज एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं हम लोग? वॉन बेयर को। एम्ब्रियोलॉजी से क्या एविडेंस है? सबसे पहले तो स्टेटमेंट दिया गया अर्नेस्ट हैकेल का। अर्नेस्ट हैकेल ने कहा है, एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोगों की एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं जो हमारे एडल्ट में नहीं होते हैं। एम्ब्रियो में तो प्रेजेंट है वो करैक्टर, लेकिन एडल्ट में वो करैक्टर प्रेजेंट नहीं है। और जो हमारे एम्ब्रियो में करैक्टर प्रेजेंट है वो हमारे एंसेस्टर के एडल्ट में प्रेजेंट है। यस, हमारे एंसेस्टर के एडल्ट के। Embryological support for evolution was proposed by Ernest Haeckel based upon the observation of certain feature during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult। तो ऐसे करैक्टर हैं जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट है, लेकिन जब हम लोग एडल्ट होते हैं तो हमारे में प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे एम्ब्रियोज में जितने भी वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो हैं, चाहे वो ह्यूमन का ही क्यों ना हो, उसमें वेस्टिजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। वेस्टिजियल गिल स्लिट फीचर है फिशेस का, जो हमारे एंसेस्टर है। वेस्टिजियल गिल स्लिट जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो किसी एडल्ट वर्टिब्रेट्स में नहीं है, लेकिन हमारे एंसेस्टर के एडल्ट में है, ये हैकेल का कहना था। हैकेल का जो रूल है वो है ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, मतलब ऑन्टोजेनी मतलब हम लोग अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में अपने एंसेस्टर, फाइलोजेनी मतलब एंसेस्टर के एडल्ट के कैरेक्टर को रिपीट करते हैं। तो जैसे ह्यूमन में फिश जो हमारे एंसेस्टर है उनके एडल्ट में प्रेजेंट है गिल स्लिट्स, उस कैरेक्टर को हम रिपीट करते हैं, लेकिन जब हम एडल्ट होते तो हमारे वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता। वॉन बेयर ने कहा नहीं, ये बात सही नहीं है। हाउएवर दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। वॉन बेयर ने कहा ये बात सही नहीं है कि हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अपने एंसेस्टर के एडल्ट के कैरेक्टर को रिपीट कर रहे हैं। वॉन बेयर ने कहा कि सभी के एम्ब्रियो एक जैसे होते हैं। हम लोगों में पहले जनरल कैरेक्टर अपीयर होता है और बाद में स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर अपीयर होते हैं। He noted that embryos never pass through the adult stage of other animal।
हम दूसरे एनिमल की एडल्ट स्टेजेस से क्यों पास होंगे? हमारे में पहले सब में जनरल कैरेक्टर अपीयर होते जो सभी वर्टिब्रेट में कॉमन है, उसके बाद में जो स्पेशलाइज होगा, जैसे अगर मैमल है तो उसमें हेयर है, मेमोरी ग्लैंड है, ये डेवलप होगा। इसे बेयर्स लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बेयर्स लॉ। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हम लोगों में पहले जनरल कैरेक्टर अपीयर होंगे फिर स्पेशलाइज्ड, और हैकल ने कहा था कि नहीं, हम लोगों में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में एंसेस्टर्स के एडल्ट कैरेक्टर, और जब हम लोग एडल्ट होंगे तो हमारे में कोई भी कैरेक्टर वो प्रेजेंट नहीं होगा। सो दिस इज अबाउट द हैकेल्स लॉ या ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी और वॉन बेयर का बेयर्स लॉ। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ये भी है कि सभी के एम्ब्रियो सेम रहते हैं, सभी में जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद क्लीवेज होगा, मॉर्यूला होगा, ब्लास्टुला होगा, गैस्ट्रुला होगा, सभी की स्टेजेस सेम रहेंगी। सो दिस इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। नेक्स्ट है एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब है बच्चों, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं, और जब एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो इनका कंपेयर करेंगे हम, अलग अलग वर्टिब्रेट में अलग अलग ग्रुप में कंपेयर करेंगे कि कहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर उनके सेम है, कहाँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शोज सिमिलैरिटीज and differences among organism of today and those that existed years ago। तो जो पहले एग्जिस्ट करते थे, जो अभी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें कंपेयर करेंगे। जैसे वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, क्या कॉमन है? सभी मैमल्स हैं, सभी मैमल्स हैं, सभी में जो 4 लिम्ब है उनकी ओरिजिन सेम है। All mammals share similarity in the pattern of bone of 4 limbs, though these 4 limbs perform different function। सभी मैमल हैं, सभी में 4 लिम्ब है, सभी सेम बोन से बनी है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। These animals have similar anatomical structure, all of them have humerus। ये कौन सी बोन है अपर आर्म की? ह्यूमरस। दिस इज द रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और phalanges। All of them have humerus, radius, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और phalanges in their 4 limb। यहाँ पे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मैन में अगर आप देखोगे, चीता में देखोगे, वेल में देखोगे, बैट में देखोगे, सब में सेम बोन है, लेकिन सब में फंक्शन अलग अलग है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सबका सेम है। Hence in these animals the same structure developed along different direction due to adaptation to different needs। तो अगर अलग अलग एनवायरनमेंट में गए हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट के कारण उनमें अलग अलग नीड है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होकर के अलग अलग एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, ओरिजिन सेम है, लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में जाने के कारण फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल होगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। ये एग्जाम्पल होगा किस एवोल्यूशन का? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का, जहां ओरिजिन सेम है लेकिन उनके फंक्शन जो है। तो हम लोग होमोलोगस ऑर्गन एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, तो होमोलोगस में मैन, चीता, वेल और बैट है, इनकी ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग है, जिसे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। Hence in these animals the same structure develop along different direction due to adaptation to different needs। This is divergent evolution and these structure are homologous। Homology indicate common ancestry। Other examples are vertebrates, heart और brain। तो होमोलोगस ऑर्गन के और एग्जाम्पल कौन से हैं? हार्ट और ब्रेन। हार्ट में 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। जो ब्रेन का डेवलपमेंट है मोर और लेस वो भी सिमिलर है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसमें देखें कि होमोलोगस ऑर्गन में
ओरिजिन सेम है और सेम ओरिजिन सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में अडेप्ट हो गए हैं, कौन सा एवोल्यूशन शो करेंगे? ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और इनकी ओरिजिन एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तो ये है मोनोफाइलेक्टिक। अगर ओरिजिन सिंगल है तो क्या होगा? मोनोफाइलेक्टिक। जो हम लोगों ने चीता में, वेल में, बैट में, ह्यूमन में देखा था, ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग है और मोनोफाइलेक्टिक ओरिजिन। दूसरा एग्जाम्पल है थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगेनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी, और होमोलोगस ऑर्गन हमेशा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, HD का फार्मूला, होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। NCERT का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बच्चों आ रहा एनालॉगी। जो एनालॉगी है, ओरिजिन अलग अलग लेकिन फंक्शन सेम। तो अगर एनालॉगी को देखें तो एनालॉगी refers to situation exactly opposite, जहाँ पे हमारी ओरिजिन अलग अलग लेकिन फंक्शन सेम। जैसे विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बिलोंग कर रहा फाइलम आर्थ्रोपोडा को, बर्ड्स एवीज क्लास को बिलोंग कर रही हैं, दोनों में फंक्शन क्या अल्टीमेटली फ्लाइंग का। look alike, they are not anatomically similar though they perform similar function। एनालोगस स्ट्रक्चर हमेशा शो करेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो एनालोगस जो स्ट्रक्चर है जिनकी ओरिजिन अलग अलग है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कलेक्ट हो रहे हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इसलिए ये शो करते हैं। AC का फार्मूला याद रखना, एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट और होमोलोगस ऑर्गन divergent evolution। different structure evolving for the same function and hence having similarity। other example of analogy of eye of octopus and mammal। ऑक्टोपस तो बिलोंग करता है मोलस्का को, मैमल बिलोंग कर रहा फाइलम कॉर्डेटा को, तो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है, कहीं कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट वो फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहा है, तो ये याद रखना है। दूसरा एग्जाम्पल है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। तो जो पेंगुइन है वो बर्ड्स है, जो डॉल्फिन है वो मैमल है, दोनों में लेकिन फ्लिपर है, दोनों एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए अडेप्टेड है, तो दोनों की ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। वन कैन से दैट इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, अगर आप सेम हैबिटेट में रह रहे हो, सेम सराउंडिंग में रह रहे हो, you will perform same function that has resulted in selection of similar adaptive feature in different groups of organism but towards the same function। अगर हम और आप सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो हमारे अंदर जो करेक्टर डेवलप होंगे, जो एडाप्टिव फीचर होंगे वो सेम होंगे। स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन और पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ये भी एग्जांपल है किसका? एनालॉगी का, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। सो दिस इज अबाउट द होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट एनसीईआरटी ने और आगे दिया है, एडेप्टिव रेडिएशन। डार्विन भाई साहब जब साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड गए, उन्होंने अपनी सी वॉयज करी है 1831 से 1836 HMS बीगल शिप के वाया। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि बर्ड की कई अलग अलग वेराइटीज़ हैं, सब में बीक पैटर्न अलग अलग है, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के सब डायरेक्शन में रेडिएट कर जाना, दिस इज़ रेडिएशन। और वो रेडिएशन जो अलग अलग डायरेक्शन में गए हैं वो अडेप्ट होने के लिए गए हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने के लिए गए हैं। During his journey, Darwin went to which island? Answer is Galapagos Island. There he observed an amazing diversity of creature of particular interest, a small black bird.
स्मॉल ब्लैक बर्ड ने सबसे ज़्यादा एस्टोनिश किया था डार्विन को, स्मॉल ब्लैक बर्ड। बाद में इन्हीं बर्ड्स की वैरायटीज को डार्विन फिंचेस कहा गया। व्हाट ही रियलाइज्ड इन गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड को लिविंग लैबोरेटरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं, लिविंग लैबोरेटरी। वहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन था, क्लाइमेट इतना अनस्टेबल था, फूड अवेलेबिलिटी इतनी सारी थी कि बहुत सारी चीज़ों में चेंज ऑब्जर्व हो रहा था। He realized that there were many varieties of finches in the same island। एक ही आइलैंड पे बर्ड की कई वैरायटी, फिंचेस मतलब वैरायटी प्रेजेंट थी। All the varieties he conjectured evolved on the island itself। जितनी भी उन्होंने बर्ड की वैरायटी देखी थी, सारी वैरायटी वो इवॉल्व हुई थी उसी आइलैंड पे। शुरुआत में वो बच्चों क्या थी, सीड ईटिंग, और बाद में वो वैरायटी ऑल्टर हो गई, उनका बीक पैटर्न चेंज हो गया, वो बन गई इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन फिंचेस। तो सीड ईटिंग से फिर वो और भी वेजिटेबल्स खाने लग गई, इंसेक्टिवोरस हो गई, इंसेक्ट को खाना स्टार्ट कर दिया। दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के literally radiating to other areas of geography यानी habitat is called adaptive radiation। एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाना, रेडिएट हो जाना सन की तरह, दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया था डार्विन फिंचेस में। डार्विन फिंचेस मतलब जो वैरायटी डार्विन ने ऑब्जर्व करी थी बर्ड की, सभी में बीक पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से सेम आइलैंड पे, एक ही आइलैंड पे अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होकर के बर्ड की अलग अलग वैरायटी इवॉल्व हुई। दूसरा एग्जांपल बच्चों एडेप्टिव रेडिएशन का जो एनसीईआरटी ने दे रखा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल भी। सब एक ही कॉन्टिनेंट में इवॉल्व हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में। जैसे आप देखोगे जो गैलापागोस आइलैंड है, उसी आइलैंड पे सब अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो गए। उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में टैस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, कैंगारू, वुम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल और सुगर ग्लाइडर, ये सारी वैरायटी ऑस्ट्रेलिया में ही इवॉल्व हुई। ये सारी वैरायटी कहाँ इवॉल्व हुई, ऑस्ट्रेलिया में ही इवॉल्व हुई। और याद करना आसान है, वुल्फ टैस्मेनियन लगा दो बस खाली, कैट बैट रैट है तो टाइगर कैट हो गया, और मार्सुपियल रैट हो गया, और बैट हमारा वुम्बैट। तो बैट कैट रैट में एक वुम्बैट है, रैट मार्सुपियल है, कैट टाइगर कैट है, वुल्फ हमें याद रहेगा। सुगर ग्लाइडर बिल्कुल अलग से नेम लग रहा, सुगर ग्लाइडर। मोल है, मार्सुपियल मोल है। कोआला अलग से नाम याद रहेगा, बैंडिकूट। तो इस तरह से ये सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं जो एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बच्चों कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगर दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में ऑब्जर्व हो, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent evolution। मतलब दो अलग अलग हैबिटेट में, एक यहाँ एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, एक यहाँ एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, दोनों की ओरिजिन अलग अलग है, एक एडेप्टिव रेडिएशन अलग, एक एडेप्टिव रेडिएशन अलग, but they are resembling each other in physical feature, they looks alike। जैसे एग्जाम्पल प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammal, each of which appears to be similar to a corresponding marsupial, that is placental wolf and Tasmanian wolf। मतलब अगर आप देखोगे इसे डायग्राम में एनसीईआरटी के, तो जो प्लासेंटल मैमल है, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल कर रहे हैं,
फिजिकल अपीयरेंस में। दोनों की ओरिजिन अलग अलग है, दोनों एडेप्टिव रेडिएशन के अलग अलग एग्जाम्पल है। प्लासेंटल मैमल अपने आप में एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल अभी हम देख करके आ रहे हैं, दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन एक दूसरे से जब फिजिकली रिजेंबल कर रहे हैं, नाउ दे आर एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मोल मार्सुपियल मोल, एंटीटर नमबैट, माउस मार्सुपियल माउस, लीमर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वायरल फ्लाइंग फेरेंजर, बॉब कैट टैस्मेनियन टाइगर कैट, वुल्फ टैस्मेनियन वुल्फ। तो ये आज के मेरे लेक्चर में मैंने पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी है आप लोगों को जो एविडेंसेस एनसीईआरटी ने दे रखे हैं पैलेंटोलॉजी से, एम्ब्रियोलॉजी से, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एनसीईआरटी से पढ़ो और इस वीडियो को आप देखो। अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।